नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। हम मध्य प्रदेश की पीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन देख रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे अब मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं एक स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित। तो बात करेंगे आज मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएँ। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाएँ देखेंगे कि इससे कौन-कौन से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाएँ तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, शायद कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे आदिवासी या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएँ ठीक तरीके से संचालित नहीं हो पाई हैं जितनी होनी चाहिए। लेकिन इसका नया स्वरूप मिला मध्य प्रदेश को कब? स्वास्थ्य की सुविधाओं में सन 2000 में, जब हमने पूरे भारत में लागू कर दिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, है ना? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई पूरे भारत के लिए? तो सन 2000 में। सन 2000 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पूरे भारत में लागू कर दी गई, जिनमें से हमारा मध्य प्रदेश भी एक है, इसने भी उसे अडॉप्ट किया। जब 2000 में हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई, तब हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बदलाव करने के लिए बेहद ज़रूरी कदम उठाए गए। उनमें से एक है कि हमने कुछ सुविधाएँ इम्प्रूव करी, जिसमें थे उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था। तो उप स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं? उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं और कहाँ स्थापित होते हैं? उप स्वास्थ्य केंद्र जिसमें प्राथमिक या फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। सामान्यतः उप स्वास्थ्य केंद्र जो है 5000 की आबादी में, जल्दी-जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो पोर्शन है स्वास्थ्य केंद्र का ये लंबा है, सारी योजनाएँ भी साथ में पढ़नी है। तो टाइम अधिक लगेगा और कोशिश ये रहेगी कि एक ही वीडियो में पूरी स्वास्थ्य सुविधाएँ हम मध्य प्रदेश की फिनिश्ड कर दें पढ़ा के, जिससे जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित तो बहुत समान तरीके से सॉल्व हो पाए। तो बात हुई थी उप स्वास्थ्य केंद्र की, तो सामान्यतः जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, ये 5000 की आबादी, है ना? 5000 की आबादी में उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जाती है। लेकिन वहीं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, इसमें मात्र 3000 की आबादी 3000 की आबादी चाहिए होती है। 3000 की आबादी अगर किसी बड़े गाँव की है या किसी बड़े नगर तो नहीं कहेंगे, बड़े कस्बे की है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है और उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जाती है। तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र आप ध्यान रखेंगे। अगला ये इसमें पूछ सकता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूछेगा कि यहाँ कब कैसे स्थापित होते हैं? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं बेसिकली सामान्यतः जो होंगे वो 30,000 की आबादी में 30,000 की आबादी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, जबकि वहीं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में 20,000 की आबादी में आपको क्या मिलेगा? एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई है। यानी इतनी आबादी तो होनी चाहिए, जनसंख्या इतनी होनी चाहिए, तब हम ये सुविधाएं वहां पर दे पाएंगे, ऐसा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में लिखा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ बनाए जाते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्यतः 1,20,000 की आबादी, है ना? सामान्यतः है ये, सामान्यतः 1,00,000 से 20,000 की आबादी में बनाए जाते हैं, लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में 80,000, ध्यान रखेंगे, 80,000 की जनसंख्या में आदिवासी क्षेत्रों में 80,000 की जनसंख्या में एक स्वास्थ्य केंद्र की या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करना सरकार का इंटेंशन है और ये हमारी नीति में भी है। ये बेहद जरूरी है। तो ये आपसे पूछ सकता है ये उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कितनी कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है एक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए। तो एक नज़र में आप देख लेंगे तो यकीन मानिए आपसे बहुत अच्छी मदद हो जाएगी। अब देखेंगे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए क्या व्यवस्था है। जिला चिकित्सालयों की संख्या आपसे पूछेगा कि जिला चिकित्सालयों की संख्या कितना है। तो जिला चिकित्सालय, तो मध्य प्रदेश में जिला चिकित्सालयों की संख्या है 51, वर्तमान में संचालित है 51, है ना? अभी एक का काम चल रहा है आगर मालवे का, निवाड़ी का काम चल रहा है। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो लगभग
और वो 52 हो जाएंगे। तो अभी आप वर्तमान में देखेंगे तो 51 जो है जिला चिकित्सालयों की संख्या है। वहीं पे सिविल अस्पताल कितने हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सिविल अस्पताल कितने हैं। सिविल अस्पतालों की संख्या है ना, सिविल अस्पतालों की संख्या 69, ध्यान रखेंगे 69 है जो मध्य प्रदेश में सिविल अस्पताल अभी स्थापित है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 334, 334, 334 अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं मध्य प्रदेश में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है 1170, 1170 है ना, 1170 अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मध्य प्रदेश में संचालित है। अगर आप वीडियो देखते जा रहे हैं तो इसे साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। उप स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे मध्य प्रदेश में कितने हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो ये है 11,192, 11,192 उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या मध्य प्रदेश में है 11,192। वहीं सिविल औषधालय, सिविल औषधालय की बात होगी तो सिविल औषधालय की संख्या कितनी है, सिविल औषधालय, सिविल औषधालय की संख्या मध्य प्रदेश में आपको देखेंगे कितनी है, सिविल औषधालय की संख्या 92, ध्यान रखेंगे 92 जो है मध्य प्रदेश में अभी सिविल औषधालय चल रहे हैं। और साथ ही साथ टीबी रोग अस्पताल या टीबी के जो अस्पताल हैं वो उनकी संख्या कितनी है, तो टीबी रोगों के लिए ध्यान रखेंगे, टीबी रोगों के लिए 7 अस्पताल जो है वो चल रहे हैं टीबी रोगों के लिए, यानी उनको ठीक करने के लिए। पॉलीक्लिनिक पॉलीक्लिनिक जो पॉलीक्लिनिक पॉलीक्लिनिक जो चल रहे हैं अभी, पॉलीक्लिनिक ये चल रहे हैं 8, यानी 8 पॉलीक्लिनिक की व्यवस्था मध्य प्रदेश में की गई है। वहीं ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था कितनी है, ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था मध्य प्रदेश में 8 है, सॉरी पॉलीक्लिनिक की 6 है, पॉलीक्लिनिक 6 है और ट्रॉमा सेंटर जो है 8 है, ये ध्यान रखेंगे। ग्राम आरोग्य केंद्र यहाँ कितने स्थापित है मध्य प्रदेश में, ग्राम आरोग्य केंद्र, ग्राम आरोग्य केंद्रों की संख्या सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में 49,864, 49,864 ग्राम आरोग्य केंद्र मध्य प्रदेश में है। मानसिक चिकित्सालय या मेंटल हॉस्पिटल की बात होगी, मानसिक चिकित्सालय है ना, मानसिक चिकित्सालय की संख्या 2 है, एक इंदौर में चल रहा है और एक ग्वालियर में है। ग्वालियर का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है। भारत की सबसे बड़ी बात होगी तो आगरा में, सबसे ज्यादा पागल कहाँ मिलते हैं, आगरा में। तो आगरा जो है आपका मानसिक का सबसे बड़ा देश का है, और मध्य प्रदेश का ग्वालियर में है और एक इंदौर में संचालित है। इतना हो गया। अब जो होंगे मध्य प्रदेश जो होगा, अगला क्वेश्चन हो सकता है कि कुपोषण का शिकार मध्य प्रदेश में क्या है। कुपोषण किसे होता है, कुपोषण वो होता है ना, कुपोषित बच्चे 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और कुपोषण के शिकार जो होंगे 5 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं कुपोषण के शिकार होते हैं, तो मध्य प्रदेश का कुपोषण में जो रिकॉर्ड है या बोलेंगे कि स्थिति है, तो वो तीसरे नंबर पर है। पूरे भारत में तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश कुपोषण में है, ध्यान रखेंगे कुपोषण में पूरे मध्य प्रदेश में, सॉरी पूरे भारत में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। और परसेंटेज की बात होगी तो 42.8%, 42.8% मध्य प्रदेश में टोटल कुपोषण है बच्चों पे, 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को, ध्यान रखेंगे। सामान्यतः एक नज़र में देख के पहचानना कैसे जा सकता है कोई बच्चा कुपोषित है या नहीं है, तो उसके सामान्य लक्षण नजर आते हैं कि उसके जो हाथ पैर होंगे बच्चे के वो पतले हो जाएंगे, और जो पेट होगा वो उसके शरीर की अपेक्षा पेट का आकार बढ़ जाएगा। ये आप 2 तरीके से किसी बच्चे को देखकर पहचान सकते हैं कि वो वास्तव में कुपोषण है या नहीं है। वजन कम हो जाएगा और उसके जो पेट है वो बढ़ जाएगा, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, ये तमाम चीज़ें हम देख सकते हैं। और मानसिक आधार पे भी देख सकते हैं, जैसे कोई बच्चे को बार-बार भूलने की बीमारी है, या वो बार-बार कुछ चीज़ भूल रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो होगी कुपोषण के शिकार के बच्चे के कारण हो जाती हैं। ठीक तरीके से स्वास्थ्य की सुविधाएँ समय-समय से या तो वो माँ ने टीके नहीं लगवाए, या तो जन्म के बाद बच्चे को टीके नहीं लगवाए गए,
ये भी समस्या हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में आप ध्यान रखेंगे पूरे भारत में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश कुपोषण का शिकार है 5 वर्ष तक के बच्चों का। परसेंटेज की बात होगी तो 42.8% मध्य प्रदेश में कुपोषण के शिकार बच्चे पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पे ये खास ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 में कि कुपोषण का स्थान कितना है मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पे, और परसेंटेज पूछेगा तो 42.8% आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं और कार्यक्रम को मिटा दें। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं और कार्यक्रम क्या-क्या योजनाएं चल रही हैं। तो पहली योजना का नाम आप लिखिए मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि। पहली योजना है मध्य प्रदेश राज्य सहायता निधि। मध्य प्रदेश राज्य सहायता निधि या मध्य प्रदेश बीमारी राज्य सहायता निधि 2 सितंबर 1997 को प्रारंभ की गई। स्थापना की डेट आएगी तो 2 सितंबर 1997 से प्रारंभ की गई। कौन सी योजना? मध्य प्रदेश राज्य सहायता निधि या मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि। तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया? इसका लक्ष्य ये रखा गया कि जो प्रत्येक परिवार है उसको 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक, यानी 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक वार्षिक, वार्षिक है ये, ध्यान रखेंगे वार्षिक, उसके ट्रीटमेंट के लिए दिए जाएंगे। कितने रुपए? 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक उसे ट्रीटमेंट के लिए दिए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि से दिए जाते हैं। इसमें जो आप ध्यान रखेंगे, एक इसमें फैक्टर ये है कि ये जो मध्य प्रदेश राज्य सहायता निधि है, ये उन्हीं परिवार को दिया जाता है जो बीपीएल कैटेगरी के होते हैं। बीपीएल है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उन लोगों को ये दी जाती है। और साथ ही स्थानीय निवासी होना चाहिए, स्थानीय नहीं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, सॉरी, मध्य प्रदेश के मूल निवासी। मध्य प्रदेश की कोई भी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए तो मध्य प्रदेश का निवासी होना ही पड़ेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो ये मान के चले आपको उन सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो बीपीएल कैटेगरी तो होनी चाहिए और साथ में मध्य प्रदेश के मूल निवासी होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इस योजना में है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, इसमें 21 प्रकार की बीमारी को चिन्हित किया गया है कि यही 21 प्रकार की बीमारियों में से अगर कोई एक बीमारी आपको है या कोई 2 बीमारी आपको है तभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। कौन सी योजना है? मध्य प्रदेश राज्य सहायता निधि या मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि, ये 2 नामों से जानी जाती है। इसका 25,000 से लेकर 2 लाख तक वार्षिक दिया जाता है। और साथ ही कि बीपीएल कंडीशन होना अनिवार्य है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 21 प्रकार की बीमारियां चिन्हित की गई जिसमें कैंसर हो सकता है, टीबी है। तो इस प्रकार की जो बीमारी होंगी उनमें से कोई एक बीमारी है आपको तो ये सुविधाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गई मध्य प्रदेश राज्य सहायता निधि। ये कब से प्रारंभ हुई? ये डेट आप याद रखना है, 2 सितंबर 1997 से। अगला है दीन दयाल अंत्योदय उपचार योजना। दूसरी है दीन दयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना या दीनदयाल अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2004 से प्रारंभ है। 25 सितंबर 2004 से योजना प्रारंभ की गई। इसका क्या लक्ष्य रखे गए कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को 20,000 तक की निःशुल्क जांच और उपचार के लिए पैसा दिया जाता है। मध्य प्रदेश के निवासी होना चाहिए, बीपीएल कार्ड उनका होना चाहिए और इसमें जो है 20,000 रुपए है ना, 20,000 रुपए जो है वार्षिक दिया जाता है प्रति वर्ष। वार्षिक प्रतिवर्ष जो है उपचार के लिए दिया जाता है, कोई बीमारी से जांच, कोई बीमारी की जांच के लिए या उसके उपचार के लिए इस योजना का लाभ दिया जाता है। अगला है जननी सुरक्षा योजना। तीसरी है जननी सुरक्षा योजना। ये कब से प्रारंभ है?
ये आपको ध्यान रखना है। जननी सुरक्षा योजना जो है 2005 से प्रारंभ की गई। ये आपसे पूछ सकता है ये कब से प्रारंभ है, ये प्रारंभ डेट याद रखेंगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी चीजें अगर याद नहीं भी है तो चल जाएगा, लेकिन कब से प्रारंभ है तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा। तो जननी सुरक्षा योजना 2005 से प्रारंभ है। इस योजना में कहा गया कि इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? जननी सुरक्षा योजना की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो शिशु मृत्यु दर है, या जो मातृ मृत्यु दर है, जन्म के समय माता की मृत्यु हो जाना या जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाना, ये बड़ी चुनौती थी हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसके लिए जननी सुरक्षा योजना बनाई गई। आमतौर पर होता था कि गांव के क्षेत्रों में जो दाई होती थी वो डिलीवरी कराती थी, तो इसके कारण बहुत सारे जो बच्चे होते थे वो मर जाते थे, या जन्म के देने के दौरान ही माता जो है वो दुनिया छोड़कर चली जाती। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए या ऐसी मृत्यु दर को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना 2005 में प्रारंभ की गई। इसमें बात कहेगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कोई भी हो, उन्हें 1400 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का ये इसमें भाग है। और दूसरा ये कि अगर शहरी क्षेत्र की महिला है, शहरी क्षेत्र में रहने वाली अगर कोई महिला है तो उसे 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कब प्रोत्साहन राशि कब दी जाएगी? जब वो जिला जिला चिकित्सालय में जाकर और डिलीवरी कराए। जिला चिकित्सालय में जाके जब वो डिलीवरी कराएंगी तभी इन सुविधाओं का लाभ उसे दिया जाएगा। तो टोटल इस योजना का उद्देश्य है कि जो गांव में या शहरों में शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए प्रोत्साहन राशि के द्वारा, ताकि इससे जुड़ जाए लोग। मध्य प्रदेश में या दुनिया के और सॉरी दुनिया के दो देश की बात नहीं करेंगे, लेकिन भारत की बात करेंगे, जहाँ पे फ्री में कुछ चीज दे दी है उनको, तो उनको बहुत बड़ा चीज मिल गया, समझ जाइए। तो सरकार ने प्रोत्साहन राशि इसीलिए प्रारंभ की गई, मेरे हिसाब से व्यक्तिगत पर्सनल थिंक है कि अब इनको पैसे से जोड़ दो तो लोग जो है पैसे के लिए तो आ ही जाएंगे। तो इसलिए प्रोत्साहन राशि साथ में प्रदान की गई कि अब हाथ पैर जोड़ लिए, हर चीज करा लिए, गांव गांव जाके प्रचार प्रसार करवा लिए कि भैया देखो ऐसा है कि गांव में ट्रीटमेंट ना कराओ, या गांव में दाई किसे ये मत कराओ, लेकिन फिर भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो उसका इन्होंने कहा कि अब प्रोत्साहन राशि दे देते हैं, तो हो सकता है इससे जुड़ जाए, और फिर हुआ भी ऐसे ही, बहुत सारे लोग इससे जुड़ने लगे। इसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। यहाँ से चौथा नंबर आप पढ़ेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, 2005 में ये भी प्रारंभ हुआ। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया, और इस योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उत्तम स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उत्तम स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए इस योजना प्रारंभ की गई, जिसमें डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई गई। गाँवों में क्षेत्र में अगर अस्पताल की जरूरत है या नर्स या स्टाफ की जरूरत है तो वो भी बढ़ाया गया कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में जोड़ करके टीके बराबर लगे बच्चों को, ये सारी चीजें दी गई ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में। अगला है आशा। आशा कार्यकर्ता जो है आप सब तो जानते ही हैं, है ना। आशा योजना चली, और आशा का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा, ये इंग्लिश का नाम है एक्चुअल में, ASHA आशा, और इसका फुल फॉर्म है एक्यूरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अगर इंग्लिश से पूछा जाए, अगर ये MPPSC में क्वेश्चन आए कि आशा का फुल फॉर्म बताइए, आशा दीदी जो बनी हुई है उनका, या ये जो योजना चल रही है मध्य प्रदेश में आशा योजना, उसका फुल फॉर्म क्या बताइए? तो एक्यूरेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आपको ध्यान रखना है। तो आशा योजना भी मध्य प्रदेश में 2005 में प्रारंभ की गई। ये जो योजना है ये भी 2005 में प्रारंभ की गई, और इस योजना में किन लोगों को जोड़ा गया? योजना में उन लोगों को जोड़ा गया जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो जागरूकता पैदा करें लोगों में, और उनका चयन करके उनको प्रशिक्षण दिया गया। आशा कार्यकर्ताओं का जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका चयन करके उनको प्रशिक्षण दिया गया, और प्रशिक्षण के बाद उनसे प्रत्येक जो है सॉरी प्रत्येक लोगों से काम कराया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी काम कर रहे हैं, बहुत मर मर के काम करते हैं बेचारे, तेज धूप में काले हुए चले जाते हैं।
क्या करें, काम है तो करना ही पड़ेगा। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है जन जागृति लाने में, एक्टिविस्ट का। तो ये महत्वपूर्ण है और प्रतिवर्ष इसमें ध्यान रखना है कि 28 जनवरी को आशा दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखने हैं, 28 जनवरी को। 28 जनवरी को आशा दिवस मनाया जाता है। ये पूछा जा सकता है भाई आशा दिवस कब मनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 28 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है आशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है दीन दयाल चलित अस्पताल योजना। 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे दीन दयाल चलित अस्पताल योजना। अस्पताल योजना, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये मई के महीने में, यानी मई के महीने 2006 में ये प्रारंभ की गई। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना मई के महीने 2006 में प्रारंभ की गई और इसका मुख्य उद्देश्य था अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना। इसका प्रमुख लक्ष्य है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, जिसमें एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, ध्यान रखेंगे है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में एससी और एसटी वर्ग के लिए एक अस्पताल जो गाड़ी के रूप में चलेगा, गाड़ी के अंदर समस्त सुविधाएं होंगी, उनके स्वास्थ्य की विशेष ध्यान रखने के लिए ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में मई 2006 से दीनदयाल चलित अस्पताल योजना प्रारंभ की गई, जिसमें एक डॉक्टर होगा, कुछ दवाइयां होंगी, एक नर्स होगी, एक ड्राइवर होगा और वो घर घर जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके, गांव गांव जाके वो इस सुविधाओं का विस्तार करेंगे, उनको घर पहुंच सुविधाएं देंगे। ऐसा तो होता नहीं है, ये हो रहा है पता नहीं, पर ये चल रहा है, चलता होगा, अब मुझे पता नहीं है क्योंकि इस प्रकार के क्षेत्रों में जाना हुआ नहीं है। आंख से देखा हुआ भी कई बार गलत हो जाता है, कानों से सुना हुआ भी गलत हो जाता है, ऐसी कहावत है, हम तो देखे नहीं, विश्वास करेंगे। नेक्स्ट योजना है अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन। 7वां है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य और पोषण मिशन। बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, पोषण मिशन ये कब प्रारंभ किया गया भाई, इसकी डेट याद रखना है, 2010 से प्रारंभ किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी आरोग्य एवं पोषण मिशन 2010 से प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य क्या है, कुपोषण की रोकथाम करने के लिए 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। जो मैंने पहले बताया था कि कुपोषित परसेंटेज भी बताया था, तो उसको कम करने के लिए, कुपोषण को कम करने के लिए, कुपोषण को कम करने के लिए 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को या इससे कम आयु के बच्चों को सुविधाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, इसका अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्यम एवं पोषण मिशन का लक्ष्य है और ये काम कर रहा है। अगला 8वां नंबर में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। 8वां नंबर का आपको पढ़ना है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या योजना। ये क्या है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना क्या है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रारंभ की गई 1 जुलाई 2011 से प्रारंभ की, डेट याद रखेंगे भाई, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2011 से ये योजना प्रारंभ है। इस योजना का क्या उद्देश्य है, इस योजना का ये उद्देश्य है कि शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में शिशु एवं गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, यानी शासकीय अस्पतालों में जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इस योजना का प्रथम लक्ष्य है, प्रथम दृष्टयांत। तो ये योजना है हमारे पास 8वीं। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना 9वीं नंबर की हमारे पास है, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, हृदय योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया भाई, कब से प्रारंभ है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना 14 जुलाई 2011 को प्रारंभ की गई, 14 जुलाई 2011 को ये योजना प्रारंभ की गई। इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। हृदय
रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान करना। इस योजना का लक्ष्य है कि जो बच्चे जिनको हृदय से संबंधित बीमारी है या ऐसे बच्चे होते हैं कई बार उनके हार्ट में जो ब्लॉकेज आ जाता है या छेद आ जाता है, तो उसके लिए वो ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाते या उनको चक्कर आ जाता है, कई बार गिर जाते हैं। तो ऐसे बच्चे अगर प्रदेश में हैं तो उनके उपचार के लिए ये योजना चलाई गई, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, जिसका प्रारंभ हुआ 14 जुलाई 2011 से। बच्चों के लिए तो एक स्पेशल हॉस्पिटल आपका रायपुर में भी है और वो हृदय हॉस्पिटल भी वो बहुत अच्छा काम होता है, ऐसा हार्ट हार्ट शेप में बना है रायपुर में, बड़ा अच्छा है। तो मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना 14 जुलाई 2011 से है या चल रही है। आगे हम देखेंगे और इसको मिटा दें। अगली हमारे पास योजना है दीन दयाल 108 एम्बुलेंस सेवा। नेक्स्ट हमारे पास है दीन दयाल 108 एम्बुलेंस योजना, है ना। दीनदयाल 108 एम्बुलेंस योजना ये कब प्रारंभ की गई, इसका क्वेश्चन मुझसे पूछेगा कि दीनदयाल एम्बुलेंस योजना 2011 और 12 में प्रारंभ की गई। 2011 और 12 में ये प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नेशनल एम्बुलेंस सर्विस अंतर्गत राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया। मतलब ये हुआ कि जो इमरजेंसी पीरियड होता है, जैसे कोई व्यक्ति अचानक बीमार हो गया या एक्सीडेंट हो गया, ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए इस योजना का प्रारंभ है, जिसमें एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। और ये कब प्रारंभ है? 2011 से और 12 से प्रारंभ है। 2011-12 इसका ऑप्शन आएगा, ये आपको बताना है। अगला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये योजना क्या है भाई और कब से प्रारंभ है? तो ये अक्टूबर 2013 से प्रारंभ है ना। अक्टूबर 2013 से ये प्रारंभ की गई है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का? कि सभी स्कूल के जो छात्र हैं उनके लिए स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कार्यक्रम चलाना। जो स्कूली छात्र होते हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूली जो छात्र होते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कराना। यानी स्कूल में एक टीम आती है और वो टीम डॉक्टरों की होती है, वो उनका वजन करते हैं, उनके शरीर का चेकअप करते हैं और उनकी जो भी बीमारी होती है, बड़ी बीमारी तो नहीं कहेंगे पर छोटी-मोटी बीमारी, वो तुरंत मेडिसिन देके और अपना काम कर लेते हैं। तो बड़ी बीमारी होती है तो फिर अस्पतालों में रेफ़र किया जाता है, कार्ड बनाया जाता है, ग्रीन, येलो ऐसा कुछ रेड कार्ड बनता है और उस कार्ड के हिसाब से फिर उनका ट्रीटमेंट होता है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2000 अक्टूबर 2013 से प्रारंभ है और स्कूलों में जा के, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या शासकीय स्कूल में हो, ये सरकार का दायित्व है कि इस प्रकार की योजना चलाएँ और वो उनका ठीक तरीके से जो भी काम है वो करें। अगली देखेंगे कौन सी योजना होगी हमारे पास? निःशुल्क चिकित्सा जांच योजना। कौन सी है? निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच योजना। जांच योजना ये कब प्रारंभ की गई? तो ये योजना 2013 में प्रारंभ की गई। 2013 में प्रारंभ की गई। इसमें क्या है? पैथोलॉजी से संबंधित है ना। पैथोलॉजी से संबंधित जितने भी काम है, जैसे ब्लड का सैंपल लेके उसका जांच करना, यूरिन का सैंपल लेके उसको जांच करना, तो पैथोलॉजी से संबंधित जितने भी काम होते हैं यानी बीमारियों की जांच करना, ये निःशुल्क है। किसमें? निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच योजना का प्रारंभ है 2013 और पैथोलॉजी से संबंधित सारे काम निःशुल्क होते हैं इस योजना के अंतर्गत। लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं, कहीं पैथोलॉजिस्ट हैं, कहीं डॉक्टर है, कहीं नहीं है। उसका सीधा सा कारण है कि जो डॉक्टर है वो शायद बन नहीं पा रहे हैं। इसका कारण है कि टैलेंट की तो कमी नहीं है, लेकिन पैसे की कमी है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा लगता है और पैसा हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। और सरकार जो वो वादे करती है कि हम इतने परसेंट लेके आओ, डॉक्टर की भाई पढ़ाई फ्री कराएंगे, ये कराएंगे, तो फिर सबका एक जैसे सिलेबस रखो। गाँव में अलग, शहर में फिर ये दिक्कत होती है कि हर व्यक्ति को एक जैसे
कैसे परसेंटेज आएँगे? और आप परसेंटेज में फिर बच्चों को बाँट दिए, वही वाली बात हो गई कि एजुकेशन सबके लिए सामान्य नहीं है। हर किसी के लिए अलग, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग टीचर पढ़ा, शहरों में अलग, एक जैसे थोड़ी ना, है ना? गाँव में और बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो छोड़ो, बात नहीं करते इसमें। अगली योजना हमारे पास है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। शहरीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य मिशन ये क्या है? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना 2013 और 14 में प्रारंभ की गई। 2013 और 14 में ये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना प्रारंभ की गई। इसमें इसका उद्देश्य क्या है कि शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना में जो मलिन बस्ती है, मतलब झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्ती है ना, मलिन बस्ती या जहाँ पर बीपीएल ब्लू पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग रहेंगे, वही मलिन बस्तियों में रहेंगे, झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे, वहाँ बीमारियों का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि स्वच्छता की कमी रहती है। वहीं पानी गिर रहा है, वहीं पे पानी भरा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं और सफाई से संबंधित काम थोड़े कम हैं, जागरूकता थोड़ी कम है, रोजी-रोटी में बेचारों का ध्यान ज़्यादा लगा रहता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वो स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं होते, इसलिए उनके लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी शहरी क्षेत्र में जो मलिन बस्तियाँ हैं, बीपीएल से नीचे जो लोग रह रहे हैं, जहाँ पर सुविधाएँ कम हैं, वहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना का परम लक्ष्य है और ये कब प्रारंभ किया? 2013-14 में ये प्रारंभ किया गया। अगला हमारे पास योजना है कैंसर कीमोथेरेपी योजना। कैंसर कीमोथेरेपी योजना, कैंसर कीमोथेरेपी योजना, कैंसर कीमोथेरेपी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 5 जनवरी 2000 सॉरी 5 फरवरी 2014 को, है ना? कैंसर कीमोथेरेपी योजना जो है वो 2014 को प्रारंभ की गई। इसका लक्ष्य है कि सभी जिलों में कैंसर यूनिट स्थापित की गई, जिसमें से 9 प्रकार की एंटी कैंसर मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है। तो ये योजना आपने सुना कि जो कैंसर होते हैं, कैंसर की बीमारी होगी, उसकी रोकथाम के लिए, उसके बचाव के लिए सरकार प्रयासरत है और यूनिट स्थापित की है कैंसर रोगी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए। 19 प्रकार की एंटी कैंसर मेडिसिन्स उपलब्ध सरकार ने कराई है इस योजना के अंतर्गत। तो ये जो है शहरी क्लिनिक योजना यही है, सॉरी शहरी केमिथ्रिंग योजना यही है, ध्यान रखेंगे। अगली योजना हमारे पास है स्वागतम लक्ष्मी योजना। ध्यान रखेंगे अगली योजना हमारे पास क्या है? स्वागतम लक्ष्मी स्वागतम लक्ष्मी योजना। स्वागतम लक्ष्मी योजना या स्वागतम सौभाग्यम स्वागतम लक्ष्मी योजना क्या है? तो ये हमारे जो महिलाएं हैं और जो बालिकाएं हैं उनके प्रति जो समाज की सोच दिन दिन विकसित हो रही है, उन सोच को बदलाव के लिए एक तरीके से ये योजना चलाई गई है कि उनकी जो प्रथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो भ्रांतियां हैं समाज में, उनको दूर करने के लिए स्वागतम लक्ष्मी योजना चलाई गई है और इसका प्रारंभ कब से किया गया? तो 2014 से ये योजना प्रारंभ है। स्वागतम लक्ष्मी योजना, है ना? स्वागतम लक्ष्मी योजना 2014 से प्रारंभ है। बालिकाओं में और महिलाओं में जो भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं स्वच्छता को लेकर के या समाज के अन्य लोगों के द्वारा जो महिलाओं के प्रति या जो बालिकाओं के प्रति गलत धारणा बन जाती है, उसको दूर करने के लिए ये स्वागतम लक्ष्मी योजना 2014 में प्रारंभ की गई। इसमें ये है कि जो माताएँ हैं या जो बहनें हैं या जो बच्चियाँ हैं, वो लक्ष्मी का रूप है, उनका स्वागत करना चाहिए। इस प्रकार का इसका मोटिव्स है, इस प्रकार का इसका काम है। नेक्स्ट योजना हमारे पास है मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, श्रवण उपचार योजना। मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना ये कब प्रारंभ की गई? तो आपको बताना है 2015 और 16। 2015 और 16 में मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना प्रारंभ की गई और इसका लक्ष्य है कि
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्ष तक के समस्त जन्मजात श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपचार की व्यवस्था करना। यानी इसमें 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, जो कान से सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए उपचार की व्यवस्था करना मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना में रखा गया है। श्रवण मतलब सुनना, तो कानों में जब बच्चों को सुनाई नहीं देती, जो 5 वर्ष के होते हैं, जो बहरे हो जाते हैं, उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए योजना है, जिसमें से या तो ट्रीटमेंट संभव हो तो ट्रीटमेंट करा दिया जाता है, नहीं तो एक हियरिंग मशीन दे दी जाती है, इधर लगाओ और उसे सुनो। तो इस जो भी व्यवस्था होती है तो वो सरकार करती है। अगली योजना हमारे पास है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। ये योजना क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना अगस्त 2016 में ये प्रारंभ की गई। अगस्त 2016 से ये चल रही है और इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक गर्भवती महिलाओं के द्वितीय एवं तृतीय मास में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। हर गर्भवती महिला को दूसरे और तीसरे माह में, है ना, दूसरे और तीसरे माह में निःशुल्क जांच सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अगली योजना है डायलिसिस योजना। कौन सी योजना? डायलिसिस योजना। डायलिसिस योजना कब प्रारंभ की गई? डायलिसिस योजना आपको 26 जनवरी 2016 में प्रारंभ की गई। 26 जनवरी 2016 से डायलिसिस योजना प्रारंभ की गई। और जो किडनी रोगी होते हैं इस योजना में किसे लाभ दिया जाता है? किडनी रोगी जो होते हैं उनका डायलिसिस सरकार के द्वारा फ्री या न्यूनतम दामों में करा दिया जाता है। फ्री जहाँ पे व्यवस्था है तो फ्री, नहीं तो कम से कम दाम देके सरकार के द्वारा डायलिसिस योजना में, क्योंकि किडनी के जो पेशेंट होते हैं उन्हें डायलिसिस करवाना ही पड़ता है और ये रूटीन होता है, जब तक जीवित रहेंगे डायलिसिस चलते रहेंगे। तो ये योजना उन लोगों के लिए चलाई गई है। बीपीएल का कार्ड होना इसमें जरूरी है। अगर गरीबी रेखा का कार्ड आपके लिए नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, डायलिसिस योजना का। अगले हमारे पास है आयुष्मान भारत योजना। अगली हमारे पास आयुष्मान भारत योजना। आप सबको तो पता ही होगा, ये योजना बहुत ज्यादा चली है ना, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो 15 अगस्त 2018 से प्रारंभ किया गया। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना का शुभारंभ किया था। इसमें बात कही गई कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, यानी बीपीएल योजना, बीपीएल कार्ड के अंतर्गत 5 लाख तक का बीमा दिया गया और निःशुल्क इलाज, है ना, निःशुल्क इलाज कराया गया। इस योजना का उद्देश्य था, इस योजना का लक्ष्य था। और भारत में सबसे अधिक लाभान्वित जो लोग हो रहे हैं इसी योजना से हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना बहुत बेहतरीन योजना प्रधानमंत्री के द्वारा निकाली गई और ये हमेशा चलेगी। ये आज ये नहीं कि अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बदल जाएंगे, जिसने चालू किया है वो अगर किसी दिन सरकार में नहीं रहे तो योजना बदल दी जाएगी, ये नहीं। जैस जो योजना बन चुकी है वो योजना बंद नहीं होगी, क्योंकि ये नेशनल योजना है आयुष्मान भारत योजना। और दूसरी योजना होती तो शायद बंद भी हो जाती। तो इसमें क्या है, बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, 5 लाख का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराई जाती है, ये इसमें ध्यान रखना है। अगले हमारे पास है लालिमा योजना। कौन सी है? लालिमा। लालिमा योजना। लालिमा योजना में क्या कहा गया है? लालिमा योजना गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के प्रबंधन के लिए कार्य करती है। जो महिलाएं होती हैं उनमें ब्लड की कमी हो जाती है गर्भवती महिलाओं में, तो गर्भवती महिलाओं में जब ब्लड की कमी होती है, एनीमिया की कमी होती है, तो उसे दूर करने के लिए इस योजना को चलाया गया है, लालिमा योजना। लाल कलर का ही ब्लड होता है
और वही कम हो गया शरीर में तो लालिमा योजना, इससे आप ध्यान रखेंगे। लालिमा योजना किस लिए चलाई जाती है? गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की कमी या उसे प्रबंधन के लिए, एनीमिया के प्रबंधन के लिए इस योजना को चलाया जाता है। नेक्स्ट अगली योजना हमारे पास है दस्तक अभियान योजना। दस्तक अभियान, दस्तक अभियान या योजना क्या है? दस्तक अभियान योजना जो होता है कि 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आशा कार्यकर्ता या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के घर घर जा करके और उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं। वजन कितना हुआ, कितना होना चाहिए था, क्या चीज की कमी है, पोषण की कमी तो नहीं है, ये सारी चीजें दस्तक अभियान के अंतर्गत की जाती हैं। अगली हमारे पास योजना है बाल शक्ति योजना। बाल शक्ति योजना क्या है देख लेते हैं। बाल शक्ति योजना लास्ट है। बाल शक्ति योजना, बाल शक्ति योजना मध्य प्रदेश में चल रही है और इसका क्या काम है? बच्चों में कुपोषण दर को कम करने के उद्देश्य से योजना चलाई गई है। बच्चों में कुपोषण ना हो इसलिए योजना चलाई जा रही है। और जब इतनी सारी योजनाएं बच्चों के कुपोषण के लिए चलाई जा रही है तो फिर योजनाएं जा कहाँ रही हैं? कौन से गड्ढे में जा रही है? ताकि मध्य प्रदेश जो है तीसरे नंबर पर हमारा कुपोषित राज्य बन गया। और इतनी सारी योजना आपने पढ़े बच्चों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं, इसके बाद भी हमारे ठीक नहीं कर पाए स्वास्थ्य विद है। तो ये प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह किनके ऊपर है? जो स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं उनके ऊपर। जो या तो उनकी टीम होगी या तो ठीक तरीके से उसका प्रबंधन नहीं किया जा रहा है योजना का। लगा तो दी है योजना लेकिन उसकी गति क्या है, उसका काम क्या है, निरीक्षण क्या है, रिपोर्टिंग क्या है, सब कागजी कार्रवाई। इससे तो यही मान चलता है, प्रथम दृष्टांत यही देखने को आता है कि जब इतनी सारी योजनाएं हमने पढ़ा, आपने देखा, इसके बाद भी हम कम नहीं कर पाए तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो ईमानदार लोग हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इशारा तो समझ ही गए होंगे ईमानदार कह के किस पे इशारा करें। चलो ठीक, बहरहाल आज हम मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी पढ़ लिए। कल बेहतरीन बात होगी किसी और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल कुमार स्टूडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ फॉलो कर लें, जिससे होगा ये नोटिफिकेशन के माध्यम तक हम तक जो भी वीडियो आप तक पहुंचाएं तो वो तुरंत नोटिफिकेशन तक आप तक पहुंच जाए और आप उसे आसानी से देख पाएं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं कल नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एमपीपीएससी कवर करेंगे। सो हैव अ नाइस डे। गुड बाय।